वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि सेक्शन 1 में दिया हुआ था। सेक्शन 1 में जो था वो जिस चीज को हमने देखा उसमें से पार्टली सेक्शन 1 को हमने डिस्कस किया। अब हम सेक्शन 1, 2 और 3 को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, 2 और 3 में जो है, सेक्शन 1 में एक चीज था कि एप्लीकेबिलिटी किन कंपनी एप्लीकेबल होगा। इसके आगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीएसआर कमेटी के बारे में बताता है कि सीएसआर कमेटी कंस्टिट्यूट हम करेंगे वो कैसा होगा, उसमें कौन कौन होंगे। दूसरी बात है कि बोर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है सो सबने हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन पार्ट। तो सबसे पहला एक डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या चीज है, जो रूल 2 है सीएसआर रूल 2014 उसमें इस डेफिनेशन को दिया गया हुआ है। ये कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीएसआर फंक्शंस इन द कंपनी बट शैल नॉट इंक्लूड। तो सिंपल सी बात ये चीज है कि आप सीएसआर के लिए किसी भी प्रोग्राम को सोचा, सपोज करो कि आपने ये सोचा है कि सीएसआर प्रोग्राम के लिए आप किसी भी रूरल एरिया में आप वहां पे टॉयलेट्स वगैरह टॉयलेट्स बनाओगे। तो इसमें जो है एक्सपेंसेस, ये सिर्फ टॉयलेट से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं बल्कि उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उस पर आप मैन पावर भी लगाओगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन यदि थर्ड पार्टी एजेंसी को भी देते हो, फिर भी यदि आप किसी को सुपरविजन के लिए मैन पावर लगाते हो या उससे और भी उस चीज को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी आपको रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उसे क्या कहा जाएगा, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहा जाएगा। तो ये चीज है। लेकिन इस एक्सपेंस में आप क्या नहीं इंक्लूड करोगे, द एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर द डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ए पर्टिकुलर सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। तो उसे इंप्लीमेंट करने में आपने पूरा प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है उसमें जो भी खर्चे लगेंगे उन सारी चीजों को लिया जाएगा, लेकिन इन खर्चों को जो दिया हुआ है यहाँ पे रूल में उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फर्दर क्या देखा है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ सीएसआर। वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। The activities undertaken by company pursuant of its statutory obligation laid down in section 135 of the Companies Act in accordance with the provisions contained in these rules but shall not include कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं। अब सिंपली ये चीज है कि सेक्शन 135 में जो दिया हुआ है और इससे रिलेटेड रूल और शेड्यूल 6 में जो दे रखा है कि इस शेड्यूल 6 या 7 में जो दे रखा है कि कंपनी से कि ये एक्टिविटीज हैं, तो इसके लिए जो भी चीज आप, ये जो एक्टिविटीज आप करते हो उन्हें क्या कहा जाता है, सीएसआर। लेकिन कुछ को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। एक्टिविटीज अंडरटेकन परसुएंस ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस है, सपोज करें कि जैसे कई कंपनी जैसी होती है, सेक्शन 8 कंपनीज है, सेक्शन 8 कंपनीज है, उसके थ्रू उसका काम है कि वो जगह जगह पे जो है एजुकेशन इंपार्ट करती है, एजुकेशन पर्पस के लिए बनी हुई है। तो उस फंक्शन में जो एक्सपेंस करती है दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज द सीएसआर। दूसरी बात ये चीज है कि नॉर्मल कंपनी जो है, सपोज करें कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है, वो जो है सो वहां कहीं पे भी जो फ्लैट्स वगैरह जो बनाती है दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR. However, any company engaged in research and development, activity of new vaccines, drugs, and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs, and medical devices related to COVID-19 for the financial year 2021, 21-22, 22-23 subject to the condition। मीन्स कि ये चीज है कि अभी आपने देखा था पिछले 2 साल पहले जो कोविड की महामारी आई हुई थी, पूरा देश पूरा विश्व से परेशान था। तो इसके लिए जो ड्रग्स सभी कंट्री बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो इसके लिए यदि कोई रिसर्च डेवलपमेंट में कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स वगैरह, जो कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और वो यदि कोविड से रिलेटेड ड्रग्स के लिए रिसर्च करती है तो उसे जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या चीज है
कि सच रिसर्च शैल बी कैरीड आउट इन कोलैबोरेशन विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस mentioned in item 9 of schedule 7 to the act, and details of such activities shall be disclosed separately in the annual report on CSR included in the board's report. आप देखेंगे सेक्शन 135 के सेक्शन 4 में ये चीज लिखा हुआ है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्लॉज एफ में दिया हुआ है कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको सीएसआर से रिलेटेड मैटर को एक्सप्लेन करना है, उसे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे दो चीजें कही गई है कि सीएसआर में यदि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से जो कोई खर्चा होता है तो उस बिजनेस उस एक्सपेंसेस को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो रिसर्च डेवलपमेंट ड्रग्स हैं, वैक्सीन है, मेडिकल है या मेडिकल डिवाइसेज है, मेडिसिन है, इनको बनाते हैं और कोविड से रिलेटेड चीजों के लिए यदि वो अपना उसमें कोई रिसर्च करते हैं तो उसे सीएसआर में लिया जाएगा, और वो 3 साल के लिए दिया गया 2021, 22, 23 इन 3 सालों के लिए जो है इसमें लिया गया, लेकिन उसमें 2 कंडीशन डाल दिए गए। कंडीशन क्या चीज है कि सबसे पहले तो ये चीज है कि आप शेड्यूल 7 किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हो इन कोलैबोरेशन विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन मेंशन इन शेड्यूल मेंशन इन आइटम 9 ऑफ शेड्यूल 7। आइटम 9 में क्या दिया हुआ है, नॉर्मली जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ वगैरह है या जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह के, उनसे कोलैबोरेशन में यदि आप करते हो तो, और दूसरी बात आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना होगा। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनल representing any state or union territory at national level or India at international level. Next क्या है, contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Companies Act. Activities benefiting employee of the company as defined in clause K of section 2 of the Code on Wages 2019. Activities supported by the company on a sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services, and activities carried out for fulfillment of any other statute under any law in force in India. तो इन शॉर्ट ये चीज उन चीजों को नहीं लिया गया हुआ है जिसका कि हमसे हमारे किसी सोशल बेनिफिट से रिलेटेड नहीं है, और यदि है भी उससे यदि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, तो उसे सीएसआर में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करें सीएसआर कमिटी। सीएसआर कमिटी का मतलब क्या चीज है कि सीएसआर कमिटी मींस the corporate social responsibility committee of the board referred to in section 135 of the act. section 135 के सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है कि सीएसआर की कमिटी में कौन कौन लोग होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो क्राइटेरिया ऑफ कंपनीज है अकॉर्डिंगली जो है उसमें जो मेंबर्स होंगे, तो बेसिकली वो हम देखते हैं अभी कि इसमें कौन कौन होंगे, लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, पब्लिक कंपनी में क्या होगा, प्राइवेट कंपनी में क्या होगा। तो इन सब के लिए जो है हम देखते हैं कि सीएसआर जो कमेटी जो बनेगी उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे। सीएसआर पॉलिसी मींस a statement containing the approach and direction given by the board of a company taking into account the recommendation of its CSR committee, and includes guiding principles for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of the annual action plan. सिंपल सी बात है कि किसी भी पॉलिसी जो होता है वो एक स्टेटमेंट रहता है, और इसको स्टार्ट करने सिलेक्शन से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक का जो भी होगा वो सारे प्रिंसिपल्स उसमें सारे प्रोसीजर सारे स्टेप्स जो है सस्पेंशन होंगे और बोर्ड उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इंटरनेशनल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस Privileges and Immunities Act 1947. Ongoing project. Ongoing project means क्या है कि जो लंबे टाइम के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कंपनी इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स सीएसआर ऑब्लिगेशन हैविंग टाइमलीनेस नॉट एक्सीडिंग 3 years. तो यहाँ पे क्या चीज दे रखा है कि आप कोई प्रोजेक्ट सीएसआर के पर्पस के लिए लेते हो, लेकिन उसका मैक्सिमम पीरियड क्या चीज होगा, उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का 3 साल होगा, excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. तो सिंपल सी बात ये चीज समझिए कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि टाइम स्पैन इसका जो है सो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो। उसमें एक्सक्लूड क्या करेंगे कि जब तक इसका अप्रूवल नहीं मिला हुआ था तब तक की पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे, और कोई प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में जो है सो 1 year का था लेकिन जो है सो इसमें रिजनेबल जस्टिफिकेशन के बाद इसमें ये चीज हुआ कि ये 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा, बोर्ड को जस्टिफिकेशन दिया गया, बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलेंगे। पब्लिक ऑथोरिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन
टू क्लॉज एच ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। टर्नओवर, हमने जो है स्टार्टिंग में ही एप्लीकेबिलिटी की जब बात कर रहे थे तो टर्नओवर, नेट वर्थ इन और नेट प्रॉफिट, इन चीजों के बारे में जो है सो बार बार डिस्कशन किया था कि टर्नओवर जो है सो 1000 करोड़ होना चाहिए, नेटवर्थ जो है सो 500 करोड़ होना चाहिए और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होना चाहिए। तो ये है क्या? तो टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 9 सबसेक्शन 91 में टर्नओवर को डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट मेड, टोटल आपने जितना पैसा कमाया है, पैसा रियलाइज किया है फ्रॉम द सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड और बोथ बाय द कंपनी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो सिंपली इतना यहाँ पे चीज क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट मेड, तो जितना अमाउंट आपका रियलाइज, वो कैसे, सेल से, यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो सर्विस के थ्रू, यदि आप दोनों कर रहे हो तो दोनों के थ्रू, यदि जो है सेल और सर्विस सिर्फ आपका सेल ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का है, तो सिर्फ आप उसके थ्रू जो भी करते हो, जितना आपने जो है रियलाइजेशन किया है उस अमाउंट को क्या कहा जाएगा, उस अमाउंट को कहा जाता है टर्नओवर ड्यूरिंग द एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेटवर्थ की भी हम बात करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि 500 करोड़ होना चाहिए। सेक्शन 257 नेटवर्थ को डिफाइन करता है, जिसका मतलब है क्या, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इन सबको ऐड करेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये तीन को जो है हम ऐड करेंगे। इनमें से माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्लस डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटेन ऑफ, इन तीन चीज को माइनस करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा दैट शैल बी कॉल्ड नेटवर्थ। नेट प्रॉफिट क्या चीज है, 2F ऑफ द रूल 2 में के क्लॉज F में नेट प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014 के। नेट प्रॉफिट मींस द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी एज पर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सिंपल सी बात है कि आप देखोगे कि सेक्शन कंपनीज एक्ट में जो है नेट प्रॉफिट का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से कुछ चीजों को लेना है, कुछ चीजों को नहीं लेना है, और यहाँ पे ये कहता है कि उस अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने तैयार किया हुआ है उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसे नेट प्रॉफिट लिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस ऑफ द कंपनी which operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other company in India which are covered under complying with the provisions of section 135 of the act। तो यहाँ पे क्या चीज कहता है कि यदि कोई प्रॉफिट आपको हुआ है ओवरसीज ब्रांचेस से या ओवरसीज ब्रांच से जो कि सेपरेट कंपनी के तौर पे वहां पे जो काम कर रही है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात क्या चीज कह रहा है कि कोई डिविडेंड आपने जो है सो कंपनी में मिला हुआ है कंपनी को, उस डिविडेंड के अमाउंट को यहाँ पे नहीं लिया गया हुआ है ऐसी कंपनी से जो कि सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का जो है यानी कि CSR से रिलेटेड उस प्रोविजन उस पे अपने खुद ही लग रहा हो। Provided that net profit in respect of financial year for which the relevant financial statements were prepared in accordance with the provisions of the Companies Act shall not be required to be recalculated in accordance with under the, simply ये चीज है कि आप चाहे 2013 एक्ट के हिसाब से किया है, चाहे 1956 एक्ट के हिसाब से किया हुआ है, तो वो जो नेट प्रॉफिट उस एक्ट के हिसाब से आ रहा है उस प्रोविजन के हिसाब से उसे नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। अब एक क्वेरी है कि डज द टर्म ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मींस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग कैपिटल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स एंड एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड CSR प्रोजेक्ट व्हिच जनरली टेक्स मोर देन अ ईयर टू कंप्लीट। नॉर्मली यदि आप CSR में कहीं पे हॉस्पिटल बना रहे हो, कहीं पे जो स्कूल बना रहे हो, तो उसके लिए जो है सो एक नॉर्मली जो है सो एक साल में तो ये कंप्लीट होता नहीं है, तो क्या इसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट माना जाएगा? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को जो हमने पीछे देखा कि जो है सो उसे डिफिनेशन देखा कि 3 साल से ज्यादा का ये नहीं होना चाहिए, having not exceeding 3 years excluding the financial year in which it commenced and shall include such project was initially not approved as multi-year। तो जो डेफिनेशन वहां पे दिया हुआ था, so such ongoing project may or may not involve capital assets or development of any other infrastructure। तो सिंपली यहाँ पे क्या चीज है कि जो डेफिनेशन हमने दिया था उसी डेफिनेशन में यदि 3 साल में कंप्लीट होता है तो उसको हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट लेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो। अब बात करते हैं हम CSR कमिटी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
सीएसआर कमिटी, हमने ये देखा कि सीएसआर कमिटी बनेगी, सीएसआर कमिटी सारी पॉलिसी बनाएगी, सीएसआर कमिटी बोर्ड से अप्रूवल लेगी, लेकिन ये सीएसआर कमिटी में होंगे कौन कौन? तो कंपनीज जिन पे सीएसआर का प्रोविजन सेक्शन 135(1) के हिसाब से एप्लीकेबल है, उन्हें सीएसआर कमिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि कौन सी कंपनी नहीं करेगी, यानी कि जिसका कि सीएसआर का अमाउंट 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, उसे सीधा बोर्ड के थ्रू जो है सो किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली हम बात कर रहे हैं क्या कि सीएसआर कमिटी, नॉर्मली जहां पे कमिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसमें कौन कौन होंगे। तो सिंपली एक चीज है कि सीएसआर कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी होना जरूरी है। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें होगा ही होगा। एक तो ये चीज है। दूसरी बात क्या कहते हैं, जहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो तो वहां पे जो रिमेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं होता है हर कंपनी के लिए, तो जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वही सीएसआर कमिटी के मेंबर होंगे। यदि प्राइवेट कंपनी में जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायरेक्टर होते हैं, वहां क्या होगा, तो वहां पे जो है सिंपली जो डायरेक्टर्स हैं उन्हीं को जो है सो, जो 2 डायरेक्टर हैं वही सीएसआर कमिटी के मेंबर होंगे। फॉरेन कंपनी के केस में सीएसआर कमिटी में जो होगा, द सीएसआर कमिटी ऑफ ए फॉरेन कंपनी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन, ऑफ व्हिच 1 person should be resident in India and other person nominated by the foreign company। और बोर्ड्स रिपोर्ट में ये चीज हमने देखा कि सेक्शन 135 के सबसेक्शन 2 में है कि बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के कमिटी के कंपोजिशन के लिए। यहाँ पे एक जो है सो वैसे देख लेते हैं कि फिर से कि 3 लिस्टेड कंपनी है तो 3 और मोर डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 जो है सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अनलिस्टेड कंपनी में जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वहां पे जैसे लिस्टेड कंपनी का कंपोजिशन था वैसे ही होगा, यदि नहीं है तो जो डायरेक्टर्स हैं वो हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी में यदि 2 डायरेक्टर हैं तो 2 डायरेक्टर जो है सो होंगे, ज्यादा है तो ज्यादा हो सकते हैं। फॉरेन कंपनी में 1 पर्सन तो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, एक जो मेंबर होंगे इसके, और दूसरा नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी होगा। अब सीएसआर कमिटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या चीज है, ये कॉमन चीजें हैं नॉर्मली किसी भी कमिटी में किसी भी चीज के लिए होता है कि फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड ए सीएसआर पॉलिसी व्हिच वुड इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनीज इन एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। शेड्यूल 7 में लिस्ट आउट किया गया हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटीज को सीएसआर में जो है लिया जाएगा, तो उन सब उनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं, या अभी जैसे कि पीएम, हालांकि इसे भी जो सब इंक्लूड कर दिया गया है, पीएम केयर फंड को भी इंक्लूड कर दिया गया हुआ है। तो जिन जिन आइटम्स को दिया गया हुआ है तो उन आइटम में से किसी के लिए आप एक पॉलिसी बनाएंगे और बोर्ड को ये सबमिट करेंगे कि हम इन पे जो है सो एक्सपेंस करने जा रहे हैं। To recommend the amount of the expenditure to be incurred on the activities undertaken in pursuance of the CSR policy। अब इन प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे, इसमें कितना खर्चा होगा, ये रिकमेंडेशन भी सीएसआर कमिटी का ही काम है। To monitor the CSR policy of the company from time to time। रूल 52 ऑफ द CSR रूल 2014 क्या कहता है, CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its CSR policy which shall include the following। आपको पूरे साल का जो है एक्शन प्लान देना होगा जो रूल 52 के हिसाब से है। ये क्या कहता है, लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स व्हाट आर अप्रूव्ड टू बी अंडरटेकन इन द एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। तो जो क्या क्या प्रोजेक्ट आपका एनुअल एक्शन प्लान होगा, ये सिंपली है कि जो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है कि क्या आप करना चाह रहे हो, कितने पैसे उसमें खर्च करेंगे, कितने कैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग कैसे होगी और डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट इफ एनी और द प्रोजेक्शन। However, the board may alter such plan at any time during the financial year as per the recommendation of its CSR committee based on reasonable justification। यदि चाहे, यदि CSR कमेटी को बाद में लगता है कि इसमें कुछ चेंज की जरूरत है, वो बोर्ड को सबमिट करेंगे, बोर्ड उसे अप्रूव करेगा। सो one thing is to be remembered that CSR कमेटी जो होगी उसका काम डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, they are only for advising and implementation। The decisive authority shall lie with the board of directors। सीएसआर मीटिंग कितना होना चाहिए,
क्या 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए? तो इसके रिगार्डिंग लॉ बिल्कुल साइलेंट है। लॉ में कहीं भी कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया हुआ है, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 विच इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो इसके बारे में कहता है कि कमिटी शैल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी सब्जेक्ट टू द मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ और अथॉरिटी। तो बोर्ड जितनी बार बोले, जितनी जरूरत हो, उसके हिसाब से सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 कहता है कि सीएसआर मीटिंग वो होनी चाहिए। सीएसआर मीटिंग क्या, कोरम क्या होगा, आपको मीटिंग एजीएम जनरल ईजीएम का तो जो पता होगा, लेकिन सीएसआर का जो कोरम क्या होगा, तो इसके बारे में ये चीज कहते हैं कि फिर यहाँ पे लॉ साइलेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 कहता है प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एनी कमिटी constituted by the board is necessary to form the quorum of meeting of such committee unless otherwise stipulated in act or any other law or by the articles of the board। तो सिंपली यदि कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सारे के सारे मेंबर जो है वो सीएसआर कमेटी के कोरम बनेंगे। A member of committee appointed by the board or elected by the committee as chairman of the committee in accordance with the act or any other law or the articles shall conduct the meetings of the committee। बोर्ड जो है सो चेयरमैन इसमें डिप्यूट करेंगे। यदि कोई चेयरमैन इलेक्ट नहीं हुआ है तो और या चेयरमैन जो इलेक्ट हुए हैं वो अनेबल है मीटिंग अटेंड करने के लिए, द कमिटी शैल इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट टू चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कमिटी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। सो दीज ऑल आर द सीएसआर कमिटी, और उस डेफिनेशंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक सिर्फ 9-10 सेक्शन जो है, सेक्शन 130 सब सेक्शंस हैं, उसमें से सिर्फ 3 को हमने जो है सो किया है कि 135 में जो है सो 1, 2 एंड 3। 1 की बात करें तो यहाँ पे ये चीज क्या कहता है कि जो है सो सीएसआर कमिटी में कौन होंगे और किन पे, कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। 2 में कहता है कि बोर्ड को बताना है। 3 में कहता है क्या कि सीएसआर कमिटी के जो है सो क्या क्या काम होंगे। तो ये चीज हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बोर्ड्स की फंक्शंस क्या क्या होंगे उसको देखेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क एज यूजुअल टू आवर email, that is cc.pkj@gmail.com, or in the comment box of the video. Thank you.